दोस्तों, क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि अकेले वह पूरे देश को बर्बाद कर दे? इसका एक उदाहरण हमें ईस्ट इंडिया कंपनी केस में मिलता है, जो साल 1600 में भारत आई थी। कहने को तो ये व्यापार करने भारत आई थी, पर इसने हमारे देश में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और इनके डिसीजन लाखों लोगों की मौत की वजह बनी और इन्होंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को बर्बाद करके रख दिया। हालांकि आज ब्रिटेन से वो सभी देश आज़ाद हो चुके हैं जिन पर कभी ब्रिटेन राज किया करता था, लेकिन आज के समय में ब्रिटेन से निकलने वाली एक ऐसी कंपनी भी है जो एक पूरे देश की दुश्मन बनी हुई है। इस कंपनी की लालच ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और आज का इंसान पैसा और पावर के लिए क्या कुछ कर सकता है ये भी अच्छे से समझा दिया है। ये कंपनी उस देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करके बैठी है और वहाँ के खेत से लेकर नदियों और नहरों में जहर घोल रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि उस देश के लाखों लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और वहाँ जन्म लेने वाले ज़्यादातर बच्चे मेंटली या फिजिकली डिसेबल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 85 साल से यह देश उस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है और शायद फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेल, जो ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल ऑयल और गैस कंपनी है। अब सेल कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है, इसे जानने से पहले हमें इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, सेल की शुरुआत इसके फाउंडर मार्कस सैमुअल के एक इनोवेशन से होती है, जिसने पूरी दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दरअसल पहले के समय में ऑयल ऐसे बैरल में भरकर शिप के थ्रू दूसरे देशों में भेजा जाते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये बैरल अक्सर लीक हो जाते और ऑयल कंपनी को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता था। साथ ही इसी वजह से ऑयल को दूर के देशों में एक्सपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं था और इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मार्कस सैमुअल ने ऑयल टैंकर को डिज़ाइन किया, जो कि लीक प्रूफ थे और लंबे समय तक ऑयल को स्टोर किया जा सकता था। साल 1892 में मार्कस ब्रिटेन से अपने इन ऑयल टैंकों में ऑयल भरकर निकलते हैं और इजिप्ट होते हुए अपनी शिप को इंडोनेशिया और थाईलैंड तक लेकर जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले ऑयल ले जाने का केवल एक ही रास्ता हुआ करता था, जो ज़मीन से होकर गुजरता था, लेकिन समुद्री रास्ते से ऑयल ले जाने की वजह से इसकी ओवरऑल कास्ट काफ़ी कम हो जाती है और मार्कस को मोटा मुनाफा होता है। मार्कस के पिता एक ज़माने में सी शेप का एक्सपोर्ट किया करते थे, जिस कारण मार्कस अपनी कंपनी का सेल नाम रख लेते हैं। उस टाइम पर दुनिया के पूरे ऑयल बिजनेस पर स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी, जिसके मालिक जॉन डी राफलेर थे। अब अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जॉन डी हिस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। अगर उनकी वेल्थ को आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो यह करीब $600 बिलियन हुआ करती थी, जो कि एलन मस्क की वेल्थ से 3 गुना ज़्यादा है। मार्कस सैमुअल की सक्सेस देखकर स्टैंडर्ड ऑयल ने उन्हें अप्रोच करती है, जो चाहती है मार्कस उनका तेल भी एक्सपोर्ट करें और बदले में अच्छी खासी कमीशन हासिल करें। लेकिन मार्केट के दिमाग तो एक नेक्स्ट लेवल का प्लान दस्तक दे रहा था। एक्चुअली वो किसी दूसरे का नहीं बल्कि खुद का ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जिसके लिए मार्कस ने रॉयल टच पेट्रोलियम से पार्टनरशिप कर ली। मार्कस का यह प्लान कामयाब होता है और अगले सिर्फ 20 सालों में सेल स्टैंडर्ड ऑयल को रिप्लेस करके दुनिया की सबसे बड़ी और सप्लायर बन जाती है। सेल का डोमिनेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में एलाइड फोर्सेज की जीत का कारण भी इसी कंपनी को माना जाता है। हालांकि सेल जानती थी कि ऑयल का बिजनेस काफ़ी अनस्टेबल है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह नेचुरल रिसोर्स काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज़ के पास है और कोई भी कंट्री अपनी ऑयल का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहती। शायद सेल समझ चुकी थी कि अगर अपना बिजनेस लगातार एक्सपेंड करना है तो उन्हें इसके लिए एक ऐसे देश की ज़रूरत है जिसके पास रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में मौजूद हों, जहाँ के लोगों को अपॉइंटमेंट कर लालच देकर अपनी तरफ किया जा सके और जिस देश की सरकार को पैसों के दम पर खरीदा आसान हो। सेल की ये खोज नाइजीरिया कंट्री पर जाकर रुकी, जहां अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व मौजूद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नाइजीरिया की गवर्नमेंट अपने इन रिसोर्सेज से खास पैसे नहीं कमा पा रही थी। ऐसे में सेल नाइजीरियन गवर्नमेंट से डील करती है कि वह अपनी सारी ऑयल फील्ड का कंट्रोल इस कंपनी को सौंप दे। शुरुआत में सेल अपने बुरे मंसूबों में कामयाब नहीं होता और नाइजीरियन ऑफिशियल कंपनी के इस डिमांड को ठुकरा देते हैं। लेकिन सेल ने एक ऐसी चाल चली जिससे उन्होंने नाइजीरियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ कर लिया। आरोप यह है कि सेल ने नाइजीरिया के अलग अलग ऑफिशियल को टोटल $1 बिलियन से ज़्यादा डॉलर की ब्राइब दी और यहाँ तक कि उस समय के प्रेसिडेंट को $300 बिलियन दिए थे।
इस तरह से साल 1937 में सेल नाइजीरिया में इंटर हो जाती है और यहाँ के 250 से भी ज़्यादा तेल के कुओं पर इनका कंट्रोल हो जाता है। साथ ही नाइजीरिया में इन्हें नए ऑयल फील्ड को भी खोजने के परमिशन मिल जाती है, जो कि अल्टीमेटली इस देश की बर्बादी की कहानी लिखती है। दोस्तों, सेल ने नाइजीरिया में जगह जगह ड्रिलिंग शुरू कर दी और उस एरिया में ऑयल खोजा जहां उन्हें इसके 1% होने के भी चांस लगते थे। कई सारे एरिया तो ऐसे ही ड्रिल करके छोड़ दिया जाता था और इसके बाद लोगों के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। रिजल्ट यह हुआ कि ज़मीन से निकलता ऑयल कभी खेतों में तो कभी नदियों में बहता हुआ नजर आता था और इस ऑयल को ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया और मिट्टी में कई तरह के जानलेवा केमिकल घोल दिए। कई जगहों पर तो पानी में इतना ज़्यादा ऑयल मिक्स हो जाता था कि लोगों को तेल में ही तैरकर नदी पार करना पड़ती थी और उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। हालात तो ये थे कि अगर कोई अपने खेत या फिर नदी के आसपास माचिस भी जला दे तो वहाँ आग पकड़ लिया करती थी। लोगों के खाना और पानी में जहर घोल दिया गया था और इंसानियत कुछ इस तरह से मर चुकी थी कि इतनी बर्बादी होने के बावजूद सेल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। कंपनी का कहना था कि यह ऑयल उनकी ड्रिलिंग की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह वो लोग हैं जो ऑयल फील्ड से ऑयल की चोरी करते हैं। अब जरा हार्वर्ड की रिपोर्ट को देखिए, जिसमें 12 जनवरी 1998 को हुई घटना के बारे में बताया गया है। इस दिन एक तेल पाइपलाइन फटने की वजह से नाइजर रिवर में 40,000 बैरल तेल बह जाता है, जिसके कारण 30,000 से ज़्यादा फिशरमैन और 350 फार्मिंग कम्युनिटीज़ के रोजगार पर ताला लग गया। तब से लेकर अब तक नाइजर नदी के किनारे रहने वाली महिलाएं जब भी बच्चे को जन्म देती हैं तो 50% से ज़्यादा केसेस में उनका बच्चा जन्म के पहले 1, 2, 3 महीने में ही मर जाता है और अगर वह जिंदा भी बच जाए तो उसने कोई न कोई विकलांगता तो ज़रूर देखने को मिलती है। अब दोस्तों, फिशिंग नाइजीरिया के इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर हुआ करता था, लेकिन सेल ने पानी में जो जहर घोला उसके कारण यहाँ के समुद्री जानवर भी लगातार मर रहे हैं। करीब 80 सालों तक कंपनी का अत्याचार सहने के बाद 1990 में नाइजीरिया के लोगों ने सेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया। सेल के ट्रक को रोका जाता था और उनकी ऑयल फील्ड्स में काम करने वाली विदेशी इंजीनियर को देश छोड़कर जाने की धमकी दी जाने लगी। कई सारे ऐसे मौके भी देखने को मिले जब लोकल लोगों ने सेल में आग लगा दी और कंपनी का $1 मिलियन का नुकसान कर दिया। लेकिन सेल कंपनी ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। सेल ने नाइजीरियन आर्मी को एडवांस व्यापन शिप हेलीकॉप्टर दिए थे और उनके बड़े ऑफिसर्स के जेब में नोट भर रखे थे, जिस कारण नाइजीरियन आर्मी सेल के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटती। साल 1990 में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए नाइजीरियन आर्मी ने लोकल लोगों पर ओपन फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके, जिससे 80 लोगों की मौत हो गई और करीब 600 घरों में आग लग गई। प्रोटेस्ट दिन ब दिन वायलेंट होते जा रहे थे और सेल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच नाइजीरिया के लोगों में एक ऐसा लीडर निकल कर आया जिसमें वायलेंस की जगह अहिंसा पर चलकर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। ये लीडर थे केन सारो-विवा, जो नाइजीरिया के एक लेखक और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे। केन एनवायरनमेंट नाम का एक कैंपेन चलाते थे, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और अलग अलग गांवों में जाकर सेल की असलियत लोगों को बताई और उन्हें अपने मूवमेंट से जोड़ने की अपील की। केन सारो-विवा की मेहनत रंग लाई, उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए। अब क्योंकि केन के पास लोगों का सपोर्ट था, इसलिए सेल उनसे डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहती थी। कंपनी उन्हें पैसों के दम पर खरीदने की भी ट्राई करती, पर केन उनके लालच में नहीं आते। पर दोस्तों, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो सेल केन को रोकने के लिए बेहद ही घटिया चाल चल देती है। 21 मई 1994 को ओगाना कम्युनिटी की 4 चीफ्स को मार दिया जाता है और कुछ लोकल लोगों को रिश्वत देकर केन को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्योंकि केन खुद ओगनी कम्युनिटी से आते हैं तो इसका उनकी छवि पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी पॉपुलैरिटी भी कम होने लगती है। आगे चलकर नाइजीरियन गवर्नमेंट केन को अरेस्ट कर लेती है और नवंबर 1995 में उन्हें इस झूठे इल्जाम में फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, 1937 से शुरू हुआ यह एक्सप्लॉयटेशन आज भी चल रहा है। नाइजीरिया के लोग आज भी सेल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाइजीरिया में सिविल वार जैसी हालत बन चुकी है, जहां प्रोटेस्टर और गवर्नमेंट का एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों में ही नाइजीरिया का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, इस सब के बीच सिर्फ एक कंपनी है जो अपनी जेब भर रही है और वो है सेल। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट सेल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही और क्या वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पैसे की चमक में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने लोगों के दर्दनाक हालत भी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम नाइजीरियन गवर्नमेंट को
दी गई ब्राइब को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो फिर सेल को नाइजीरिया के ऑयल रिजर्व सौंपने के कुछ और भी रीजन थे। पहला तो यह कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट खुद इन ऑयल रिजर्व का प्रॉफिट नहीं उठा पा रही थी और ना ही उनके पास इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पर्याप्त पैसे थे। इसलिए क्विक मनी के लालच में आकर उन्होंने सेल को अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। लेकिन नाइजीरिया के गवर्नमेंट ने यह कभी नहीं सोचा कि सेल उन्हीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बन जाएगी। आज सेल नाइजीरिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 40% से भी ज़्यादा कंट्रोल करती है और इस देश का 70% फॉरेन एक्सचेंज भी इसी की मेहरबानी से आता है। अगर नाइजीरियन गवर्नमेंट से अपनी डील तोड़ लेती है तो इस देश का पूरा ऑयल बिजनेस तबाह हो जाएगा और नाइजीरिया को तेल के एक्सपोर्ट से जो भी प्रॉफिट होता है वह लंबे समय के लिए बंद हो जाएगा, जिससे यहाँ की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और देश में इन्फ्लेशन अपनी पीक पर पहुँच जाएगा। मतलब कि चाहे सेल नाइजीरिया में रहे या फिर वहाँ से चली जाए, नाइजीरियाई लोगों के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है।